लास्ट लेक्चर में बात करी थी हमने कॉन्सिक्वेंसेस की, और कॉन्सिक्वेंसेस में मैंने 3 कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए थे कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का होने का मतलब ये था कि कोल्ड वॉर की कन्फ्रंटेशन का अंत हो चुका है। अब देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज कोल्ड वॉर, आर्म्स रेस वगैरह। ठीक है, जो पावर रिलेशंस हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, जो आइडियोलॉजिकल जो डिबेट चल रही थी एक तरीके से, उसमें कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी की जीत होती है, और जो पावर रिलेशंस शिफ्ट हो गए वो ये डिबेट पहले चल रही थी कि दुनिया या यूएस डोमिनेटेड यूनिपोलर सिस्टम में कन्वर्ट होगी या फिर डिफरेंट पावर्स इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टेज पर आएंगे और मल्टीपोलर सिस्टम की स्थापना करेंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड इज़ डोमिनेटेड बाय यूएसए और यूएसए की आइडियोलॉजीज़, तो यूनिपोलर सिस्टम की स्थापना होती है। और ये चीज़ हमें दिखती भी है कि वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, दे आर द वॉइस ऑफ यूएसए। ठीक है, और तीसरा ये था कि सोवियत यूनियन के ख़त्म होने का ये मतलब था कि बड़ी सारी जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर कंट्रीज़ थी, नाउ दे हैव शिफ्टेड देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ फ्रॉम सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी। और फाइनली अब उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, जो ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था नेटो। ठीक है, पहले वो वॉर्सो पैक्ट का पार्ट थे, अब उन्होंने नेटो को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, चलो आगे। तो ये हमने देख लिया था कल की क्लास में, सारी चीज़ें कवर कर ली थी। अब बात करते हैं आज की क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, शॉक थेरेपी की। ठीक है, कशिश ध्यान देना, सुन रहे हो? ठीक है, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम, ये एक रिमार्केबल इवेंट था। ठीक है, देखो होता क्या है, कम्युनिज्म का और सोशलिज्म का कोलैप्स होने का ये मतलब था कि बड़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर का पार्ट थी, अब वो शिफ्ट होंगी। कहने का मतलब ये है वो अपना इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करेंगी। लेकिन ये प्रोसेस एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं था। यहीं से हमारी डेफिनेशन शुरू होती है शॉक थेरेपी की, जब ये पेपर में आएगी आपको लिखने को। ध्यान से सुनना कशिश समझ। एक ऐसा पेनफुल प्रोसेस जिसमें चेंज होता है, ट्रांजिशन आता है फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। मतलब पावर रिलेशंस जब कुछ कंट्रीज़ के अंदर चेंज हो गए फ्रॉम सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी, ये जो प्रोसेस था आसानी से तो नहीं हो सकता, इट वॉज अ पेनफुल प्रोसेस। ठीक है, इस तरीके का जो मॉडल जो था, जो ट्रांसफॉर्म हुआ रशिया में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिसके लिए फंडिंग दी, मदद दी वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने। याद रखना डेफिनेशन में ये 2-4 चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट, भूल मत जाना। शॉक थेरेपी एक ऐसा पेनफुल प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग शिफ्ट करते हैं अथॉरिटेरियन कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट सिस्टम से टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में, जिसकी फंडिंग करी गई थी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा। इस प्रोसेस को बोला जाता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी, वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म होती है जिसको हम फिफ्थ चैप्टर में जानेंगे। किसी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए क्लाइंट के, पेशेंट के दिमाग में हल्के इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करके माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट भेजे जाते हैं ताकि उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाए। इससे उसके बड़े सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ठीक हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर शॉक थेरेपी का मतलब ये क्या था, हम ठीक ही तो कर रहे हैं। जो गलत सिस्टम हो गया था सोशलिज्म और कम्युनिज्म का, उसको हमें चेंज करना है थ्रू डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म में, जिसके लिए फंडिंग देगी 2 इंटरनेशनल इकोनॉमिक संस्थाएं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, शॉक थेरेपी वेरी करता था अपनी इंटेंसिटी में और जिस स्पीड से वो फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज में आया, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिमिलर था। कहने का मतलब ये है, लास्ट लाइन आप छोड़ दो, मतलब अर्स्टवाइल यूएसएसआर जो कंट्रीज थी ना, उनमें शॉक थेरेपी हो रहा था, वो कोई नई बात नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी बड़ी सारी कंट्रीज में ये ट्रांजिशन का प्रोसेस आया था। बड़ी सारी कंट्रीज शिफ्ट हो गई थी टुवर्ड्स कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी। लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग अपनी डिस्कशन को आज की क्लास में सीमित कर रहे हैं यूएसएसआर की जो रिपब्लिक्स थे उन तक। ठीक है, अब आपने देख लिया प्रीवियस क्लासेस तक, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब ये जो 15 रिपब्लिक्स थे, रशिया, यूक्रेन, बेलारस, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स,
मोल्डोवा, बॉस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया, मॉन्टीनीग्रो, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, जितने भी ये थे 15 के 15, इन सब में हुआ क्या, दे आर रेडी टू शिफ्ट देयर पॉलिटिकल सेटअप फ्रॉम सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी। हर एक ये जो कंट्री थी, इट वॉज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट, हाफ शिफ्ट नहीं, कंप्लीट। मतलब शॉक थेरेपी में प्रोसेस क्या हो रहा था ये ध्यान से समझो। हर एक कंट्री को ये बोला गया, इफ यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ शॉक थेरेपी देन हम पैसा तब देंगे। कौन बोल रहा है? IMF और वर्ल्ड बैंक बोल रहे हैं, हम तुम्हें पैसा तब देंगे जब तुम कंप्लीट तरीके से शिफ्ट हो जाओगे टुवर्ड्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, विच मीन्स आपको जो पुराना सिस्टम है उसको अपने देश से कंप्लीट तरीके से रूट आउट करना है। जो पुराने सोवियत पीरियड के टाइम पर जो भी स्ट्रक्चर चलते आए, जो भी आप आइडियोलॉजी फॉलो करते आए, सोशलिज्म की, कम्युनिज्म की, या सोशलिज्म कम्युनिज्म आइडियोलॉजी हमें अलग अलग फॉर्म में जो दिख रहा था, तो आपको उसको हटाकर कंप्लीट तरीके से शिफ्ट करना है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। अबव ऑल यहाँ पर ये मतलब भी था, प्राइवेट ओनरशिप जो था अब वो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी आ चुका था। अभी तक सारी प्रॉपर्टी जो था, सोशलिज्म सरकार में क्या होता है, मैंने शुरू में चैप्टर में बताया था ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं सोशलिस्ट सरकार के अंदर आंसर करे जाते हैं सरकार के द्वारा। क्या प्रोड्यूस होगा, किसके लिए होगा, कितना होगा, कैसे होगा, ये सबको सरकार आंसर करती थी। लेकिन कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी की खास बात ये होती है कि प्राइवेट लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब जो प्रॉपर्टी थी, इट वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट बट रेदर प्राइवेट प्रॉपर्टी। स्टेट के जितने भी एसेट्स थे, स्टेट्स की जो भी प्रॉपर्टी वगैरह थी जिन पे अभी तक गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, अब उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया। और कॉरपोरेट ओनरशिप के पैटर्न्स जो थे अब वो उभर कर आए, मतलब कॉरपोरेटाइजेशन आया, प्राइवेट ओनरशिप आई। कलेक्टिव फार्म्स जो थे अब उनको रिप्लेस करा गया प्राइवेट फार्मिंग से। कलेक्टिव फार्म्स मतलब वो खेती बाड़ी जो सरकार ये बोलती थी कि हमारे हैं, अब वो प्राइवेट लोगों के नाम पे कर दी गई। और एग्रीकल्चर में भी कैपिटलिज्म देखने को मिला। कुल मिलाकर पूरा का पूरा वेस्ट बनाने की कोशिश हो रही है अर्स्टवाइल USSR के रिपब्लिक्स को। ये जो ट्रांजिशन था, दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी ऑल्टरनेट और थर्ड वे। यहाँ पर आपके पास कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। ईदर इफ़ यू वांट टू स्टे इन पुराना रिजीम कि आपको सोशलिज्म और कम्युनिज्म फॉलो करना है तो वो फॉलो करो। दूसरी चॉइस और इकलौती चॉइस सिर्फ यही है कि आप कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। थर्ड वे कोई नहीं है, कि तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है अदर देन द स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। या तो सोशलिज्म के अंदर कन्वर्ट पहले जैसे रहो, या अपने आप को कैपिटलिज्म के अंदर कन्वर्ट कर लो, तभी फंडिंग मिलेगी IMF और वर्ल्ड बैंक से अपने आप को कन्वर्ट करने की। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, LPG रिफॉर्म्स में भी कुछ ऐसा ही, मतलब एक तरीके से मिलता जुलता सिनेरियो हमारे साथ हुआ था। हमें $7 बिलियन का जो लोन था वो इसलिए दिया गया था एक शर्त पे, इफ़ वी आर रेडी टू ओपन आवर इकोनॉमी, लिबरलाइज करने के लिए, प्राइवेटाइज करने के लिए और ग्लोबलाइज करने के लिए, अगर हम लोग मान जाए। लेकिन यहाँ पर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो गए ना, वो बहुत ज़्यादा गंभीर थे, जितने आज तक किसी ने नहीं भुगते। ठीक है, हुआ क्या, ये शॉक थेरेपी करवाने वाला मेजरली अगर हम लोग बात करें, रशिया की बात करें, बोरिस येल्त्सिन की सरकार बन चुकी थी। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अब होगा क्या शॉक थेरेपी से, आपने शॉक थेरेपी का नेचर तो समझ लिया, एक ऐसा पेनफुल प्रोसेस जिसमें हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और ये शॉक थेरेपी का जो फंडा है, याद रखना, ये सिर्फ अर्स्टवाइल USSR के रिपब्लिक के लिए, अर्स्टवाइल मतलब पुराने जो रिपब्लिक थे USSR के, और अब USSR जैसी कोई चीज़ तो रही नहीं। इफ़ दे वांट टू बिकम लाइक वेस्टर्न नेशंस, नेटो को ज्वाइन करना है, तो ये एक पेनफुल प्रोसेस था जिससे दे ट्रांसफॉर्म्ड देयर पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी, विच वॉज फंडेड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं बेल्टिक रिपब्लिक्स के नाम क्या हैं, क्या कहोगे? लिथुआनिया, नहीं, यही गलती होती है। देखो मैंने कहा, हाँ, एस्टोनिया, ये देखो क्या लिखा है मैंने स्क्रीन पे, क्या लिखा है मैंने, ये लैटविया आया, लेल, इट इज़ लाइक लेल, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। ठीक है, एल भी बोल सकते हो, लेल भी बोल सकते हो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, शॉक थेरेपी जो है
आगे बात करें अगर हम इसकी, शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दीज इकोनॉमीज। एक्सटर्नल ओरिएंटेशन मतलब अभी तक की जो इकोनॉमीज, जिन इकोनॉमीज़ के अंदर सोशलिज्म और कम्युनिज्म सिस्टम एग्जिस्ट करता था, तो हमेशा कंट्रीज यही कोशिश करती थी ना कोल्ड वॉर के टाइम पे कशिश समक्ष, कि जिन कंट्रीज़ में हमारे जैसा पॉलिटिकल सिस्टम हो हम उनसे दोस्ती करेंगे। लेकिन जब अब मौका आ गया कि अब अपने पॉलिटिकल सिस्टम को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो टूवर्ड्स कैपिटलिज्म लिबरल डेमोक्रेसी, तो इसका मतलब अब आपके रिलेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, यूएसए वगैरह के साथ, नेटो के साथ, सीएटो सेंटो इनके साथ ज़्यादा अच्छे बनेंगे, है ना। अब डेवलपमेंट जो थी ज़्यादा से ज़्यादा इन कंट्रीज़ में ट्रेड के थ्रू होती थी, ठीक है। और यहाँ पर जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ थी, लाइक माइंडेड कंट्रीज समझ रहे हो, मतलब जिनमें कैपिटलिज्म जो चरम सीमा पर रहता है, दोज हू फॉलो लिबरल डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल, इन्होंने ये देखा हम आपस में करेंगे फ्री ट्रेड, और बड़े सारे इसके तहत चलते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट आया, है ना, कि जिन जिन नेशंस में फ्री ट्रेड रिजीम है तो क्यों ना हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह करें। और ये एक मेजर चेंज इमर्ज होकर आए, फ्री ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज मेन इंजन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी कंट्री को ओपन करना है, आपने अपनी कंट्री को आपको फाइनेंशियली ओपन करना है, उसको डीरेगुलराइज करना है, मतलब जितने भी बंदिश हैं कि बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर दूसरी कंट्री की एमएनसी आपके देश नहीं आ सकती हैं, मैकडोनल्ड, केएफसी बाहर की अमेरिकन कंपनीज़ हैं वो आपके देश में आए, इन सब के लिए आपको अपना एक तरीके से थोड़ा सा लिबरल बनना था इनके लिए। और करेंसी कन्वर्टेबिलिटी की बात करी गई, ठीक है, कि दीज कंट्रीज शुड ऑल्सो चेंज देयर नेशनल करेंसीज। अब सिंस दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स वो करके, तो अभी तक जो आप करेंसी रखे हो टाइम आ गया उसको एक तरीके से शिफ्ट करने का। जैसे बड़ी सारी इनमें से कंट्री यूरोपियन कंट्रीज है ना, तो फिर बाद में आप देखोगे 4th चैप्टर में जाकर इनको ये बोला गया कोई बात नहीं, तुम अपनी कंट्री की करेंसी को जो अभी तक यूज़ करते हो वो हटा दो, इफ़ यू वॉन्ट यू आर अ यूरोपियन कंट्री अडॉप्ट यूरो को अडॉप्ट करो ब्रिटेन की तरह, ठीक है। और ब्रिटेन ही सबको चलाता रहा ईयू को, और बाद में आप देखोगे ब्रेक्जिट के थ्रू ब्रिटेन बाहर हो गया, सारे ईयू मेंबर्स ने ब्रिटेन को बाहर निकाल दिया। ये हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर के अंदर, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर के अंदर। फाइनली ट्रांजिशन होता है, द ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व अ ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस। मतलब अभी तक ये जिससे ट्रेडिंग रिलेशंस मेंटेन करके रखे हुए थे ना, अब वो पुराने वाले ट्रेडिंग अलायंसेस टूटेंगे अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। हर एक जो स्टेट है फ्रॉम दिस ब्लॉक, अब ये डायरेक्टली लिंक था वेस्ट से, अभी मैंने ऊपर पॉइंट पढ़ाया ना ये वाला, कि अब आपको वेस्ट की तरफ थोड़ा ओरिएंट होना पड़ेगा, और एक दूसरे से लिंक नहीं थे। दीज स्टेट्स वर दस टू बी ग्रेजुअली एब्जॉर्ब्ड इनटू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये पार्ट बन गए थे नेटो का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का। इन्होंने कंप्लीट तरीके से अपने आप को कल्चरली, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली वेस्टर्न तरफ अपने आप को ओरिएंट कर लिया था। वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट जो थे नाउ बिकेम द लीडर्स, क्योंकि अर्स्टवाइल USSR के रिपब्लिक्स ही छोड़ कर हमारे पास चले आ रहे हैं, तो अमेरिका को तो और विंग्स लग गए ना रेडबुल की तरह, कि भाई देखा हम तो पहले ही कहते थे ये सिस्टम बेस्ट है, और बेस्ट नहीं होता तो तुम USSR से अलग होने के बाद अपना अलग सिस्टम बनाते, तुम हमारी तरफ ओरिएंटेड क्यों, ठीक है। और इसकी वजह से इन सारी कंट्रीज़ में वेस्ट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट गाइड हुई अमंग्स वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज बने सबका स्ट्रक्चर वेस्टर्न ओरिएंटेड था, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी हमने ये तो देख लिया कि प्रोसेस क्या था, इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे, सारी चीज़ें क्या थी। लेकिन भाई अब ये तो देखें, कोई चीज़ें कभी कभार होता क्या, आप अच्छे मकसद के साथ कशिश इम्प्लीमेंट तो कर देते हो, चीज़ें कभी कभार हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती हैं, बहुत ही ज़्यादा उल्टा यूटर्न हो जाता है उनका, है ना। तो शॉक थेरेपी की कॉन्सिक्वेंसेस निकले क्या। शॉक थेरेपी जो कि दी गई अर्स्टवाइल USSR रिपब्लिक्स में और उनमें रह रही जनता को, यानी कि एक नया सिस्टम से फैमिलियर जो करवाया गया, इसने जो यूटोपिया प्रॉमिस करा था ना, लोग उस वे में उससे नाखुश थे। यूटोपिया क्या होता है मैंने कशिश आपको बताया था एक बार UPSC की क्लास में, अभी देखना बोलूँगा भी याद आ जाएगा। एक परफेक्ट फेरी टेल स्टेट नहीं होती, जैसे कि आपको लगता है सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ बढ़िया हो गया है, ऐसी दुनिया की स्थापना, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा घर चाहिए, यहाँ रहना है,
काश मेरे अकॉर्डिंग मेरे घर वाले बिहेव करें, सारे लोग मेरे अकॉर्डिंग चले। तो जो परफेक्शनिज्म की डिमांड होती है ना, याद है PSIR में कन्वर्ट करा था हमने इसे प्लेटो के कंसेप्ट को, यूटोपियनिज्म, याद आया? तो जो यूटोपिया प्रॉमिस करा गया वो फुलफिल नहीं हो पाया, और ऑब्वियस ही बात है यूटोपिया कभी फुलफिल हो ही नहीं सकता। समझ जैसे आपको क्या है कि मतलब यार पढ़ाई लिखाई क्या है, अपने आप ही परसेंटेज आ जाए, ओरल टेस्ट ले लिया जाए मुझसे बोर्ड में, है ना, मनपसंद का कॉलेज मिल जाए, है ना, रोज़ मैं दिन में 15-15 फ़ोन चेंज करूँ, गेम खेलता रहूँ, है ना। तो ये सब कुछ क्या, ये यूटोपिया ही तो है ना। मम्मी को देखा अपनी लात मार के तुम्हें भूत बना देगी, ठीक है। जर्नली इट ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमीज, बर्बादी लेकर आया ये अर्स्टवाइल USSR की इकोनॉमीज़ के लिए, और लोगों की ज़िंदगी में तबाही लेकर आया, डिज़ास्टर लेकर आया। रशिया के अंदर हुआ क्या, बहुत बड़ा जो स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था ना, मतलब जिसको अभी तक पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ को जिसको सरकार कंट्रोल कर रही थी, वो कोलैप्स कर गया, ठीक है, वो कोलैप्स कर गया, इंडस्ट्रीज़ वगैरह सारी कोलैप्स कर गई। इस कदर कर गई सरकारें, इस कदर भिखमंगी हो गई कि 90% उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेल पर लगा दी टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। उस ज़माने में रशिया में जिन्होंने ये इंडस्ट्रीज़ खरीदी थी, जितना बड़ा बड़ा ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था जो सरकारों ने बेचा था, कशिश ये वही लोग हैं जो आज के टाइम में खरबपति अरबपति हैं रशिया के, ये वही फैमिलीज़ हैं, ठीक है। अब क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग कैरी आउट करी गई थी, मतलब जो रीस्ट्रक्चर हो रहा था पूरा का पूरा सिस्टम, कम्युनिज्म और सोशलिज्म से ट्रांसफॉर्म होकर कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग हो रहा था। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या होता है, डिमांड और सप्लाई को मैच करने की जब बात करी जाती है उसको मार्केट फोर्सेस कहते हैं, कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, अपने आप मैच कर जाएगी। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग ना कंप्लीट तरीके से सोशलिस्ट हैं ना कैपिटलिस्ट हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को फॉलो करते हैं। तो बाज़ारों में जिस तरीके से रेट डिटरमाइन होते हैं, जैसे आजकल आपको पता होगा लेमन बहुत महंगे चल रहे हैं, नींबू के दाम बहुत ज़्यादा महंगे हैं। डिमांड एंड सप्लाई की पूरी थ्योरी है कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा नींबू की, इस साल इतने ज़्यादा क्वांटिटी में पैदा हुई नहीं है वो चीज़, तो ऑब्वियस ही बात है उसका प्राइजेस अपने आप मतलब ऊपर बढ़ जाएंगे। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें वो हो जाता है। जैसे मास्क की जब होड़ लगी थी, मास्क और सैनिटाइजर की कोविड से पहले, कौन खरीदता था, कौन पहनता था, कौन यूज़ करता था? बिल्कुल नहीं, तो वो सस्ते थे। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, सप्लाई हो गई लिमिटेड, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये बहुत महंगे महंगे बिके, ये सब चीज़ें, ठीक है। कोविड से पहले क्या कशिश पहनते थे डेली बेसिस पे मास्क, या फिर घर से आ रहे हो तो सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हो, बाहर जा रहे हो आप बोतल लेकर जा रहे हो, घर में 10-10 लीटर की जो बोतलें पड़ी रहती थी क्या पहले डेली बेसिस पे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता था। तो वही चीज़ है कि सप्लाई हो गई लिमिटेड, कंपनीज लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन चाहिए सबको था, वो हॉस्पिटल्स को चाहिए था, क्लिनिक्स को चाहिए था, घर वालों को चाहिए था, पापा के ऑफिस में चाहिए था, है ना, हर जगह। तो अब क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग कैरी आउट हो रही थी थ्रू मार्केट फोर्स और डिमांड एंड सप्लाई एंड नॉट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, वर्चुअली हुआ क्या, सारी की सारी इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई रशिया से। अब सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में चला गया। अब ये जो सेल करी गई ना 90% इंडस्ट्रीज़ की, इसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट गैराज सेल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सबसे बड़ी सेल थी। इंडस्ट्रीज़, आप यकीन नहीं मानोगे कशिश समक्ष, जीन्स के, जूते के, टूथब्रश, टूथपेस्ट के रेट पर बेची गई। आप उस टाइम पर या तो टूथब्रश खरीद लो या इंडस्ट्री खरीद लो, सेम रेट। सरकार को क्योंकि पैसा चाहिए था। यहाँ पर देखो बड़ी सारी जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी अब वो अंडर वैल्यू करी गई। जैसे मान लो कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जिनके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स बनते होगी, या न्यूक्लियर मतलब वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग या कुछ होती होगी, लेकिन अब तो किसी काम का ही नहीं ना, वो यूएसएसआर टूट गया, अलग अलग हो गई वो कंट्रीज, और पैसा भी तो चाहिए ना, मतलब फिर इन सब चीज़ों को कैरी आउट करने के लिए ये बेच दी गई कि भाई ये खंडर एक तरीके से पड़ा हुआ है, प्राइवेट लोगों को बोला गया, ऑक्शन करवाया गया इसका, जैसे होता नहीं 1001, 1002, 1003 सोल्ड, तो ऐसे कर करके इनको चीप रेट पे सरकारों को पैसा चाहिए था और बेच दिया गया, ठीक है। दे वर सोल्ड एज, एक वर्ड देखो, थ्रो अवे प्राइजेस। थ्रो अवे प्राइजेस का मतलब होता है कौड़ियों के दाम, ठीक है, चवन्नी अठन्नी के दाम। और देखना यहाँ पर जब ये सेल हो रहा था, मतलब ये सेलिंग हो रही थी, तो हर एक सिटीजन को वाउचर दिए गए थे। जैसे आप ऑक्शन में जब पार्टिसिपेट करते हो ना, तो आपको वाउचर होते हैं, एंट्री वाउचर, मुंह उठा के कोई भी थोड़ी ना चलाएगा। दो ऑल सिटीजन्स वर गिवन वाउचर टू पार्टिसिपेट इन द सेल। बड़े सारे सिटीजन्स ने ब्लैक मार्केट के अंदर अपने वाउचर्स बेच दिए, क्योंकि वो खुद भी, जनता को भी तो पैसा चाहिए था। जनता कहाँ से पैसा लेकर आएगी भाई? पूरे के पूरे देश को तुमने प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया,
अब प्राइवेटाइजेशन मतलब ये चीज़ होती है कि अभी तक सरकार कंट्रोल कर रही थी, लेकिन कशिश एकदम से अगर आपको फैक्ट्री का ओनर या मालिक बना दिया जाए, आप तो बिल्कुल एक तरीके से ट्रैक आपकी लॉस्ट हो जाएगी ना। आपको क्या पता कि सामान कहाँ से आता है, क्या कहते हैं, सप्लाई किसको करनी होती है, प्रॉफिट कैसे निकालना होता है, कौन कौन हमारे कस्टमर्स हैं, कौन कौन नहीं है। आपको भी तो पैसा चाहिए ना। जस्ट बिकॉज आपको मैं कह दूं कि बिजनेस वेमेन और एक बहुत बड़ा सेटअप दे दूं करने का, बंदे दे दूं, आपको यही नहीं पता ना कि करना क्या है। सेम ये लोगों के साथ चीज़ थी। इससे पहले प्राइवेट बिजनेसेस वगैरह थे ही नहीं रशिया के अंदर या अर्सवाइल सोवियत रिपब्लिक्स के अंदर। ये चीज़ हुई, ये दिक्कत हुई। अब रशिया की करेंसी है ऑफिशियल रूबल, नाम है इसका रूबल। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये जो वैल्यू थी रूबल की, ये ड्रामेटिकली काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो गई। जो रेट था इन्फ्लेशन का इतना ज़्यादा था, नॉर्मल चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी थी दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स, सारी सेविंग्स उन्होंने खो दी। चीज़ें इतनी महंगी होती चली जा रही थी, कार और जूते एक रेट के हो गए थे, इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें हो गई थी। कलेक्टिव फार्म सिस्टम जो था, जिसको अभी तक फार्मिंग सिस्टम को सरकारें कंट्रोल करती थी, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। अब जब सरकारें कंट्रोल नहीं कर रही खेती वगैरह, खेती बाड़ी वगैरह को, लोगों को तो एक तरीके से आप ये समझ लो ना कशिश समक्ष, कुछ भी तो नहीं पता है देश के बारे में, और सरकार ने सब कुछ ही प्राइवेट लोगों के नाम कर दिया। आज के टाइम में जैसे मतलब मान लो कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपके घर में मम्मी पापा आपके लिए गवर्नमेंट है। जब आप घर पे आते हो तो आपको पता होता है कि भाई मेरी फीस भरी जा रही है, मेरे को घर पे खाना मिलेगा, कोई भी चीज़ है, कोई भी दिक्कत है तो यार ये मेरे को पता है कि पापा बोल देंगे यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। लेकिन अगर आप खुद एक घर खरीद के अपना खुद रह रहे हो कशिश, और लाइफ टाइम रह रहे हो अभी से ही, आपको कुछ भी नहीं पता, तो सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लोगे बताओ। कमाई का सबसे पहले तो यही ढूंढना पड़ेगा आपको, कमाई का साधन क्या है। आज रोटी खा ली, कल का इंतजाम कहाँ से होगा। तो ये धीरे धीरे करके आप सीखो, तो कोई आपको सिखाने वाला हो तब तो आप ओवरटेक कर भी लो या संभाल भी लो अपने खानदानी बिजनेस वगैरह को। रातों रात अगर आज के पापा आपको ये बोल दे कि भाई हम तो दूसरी कंट्री शिफ्ट हो रहे हैं, अब इंडिया का सारा आपको संभालना है, कोशिश कर लोगे रातों रात ये वाला काम, है ना। तो कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो गया, फूड सिक्योरिटी थी नहीं पूरे के पूरे रशियन लोगों के पास या अर्सवाइल सोवियत रिपब्लिक्स में। और रशिया, देखो रशिया की हालत ये हो गई, रशिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड इम्पोर्ट करना पड़ा रशिया को। जो रियल जीडीपी थी रशिया की 1999 में, वो 10 साल पुराने जो जीडीपी थी रशिया के अंदर 1989 में, उससे भी कम थी। जीडीपी तो बढ़नी चाहिए ना, मतलब वो ये कह रहा है राइटर आपसे, 1989 में जो जीडीपी थी उसके कंपैरिजन में 1999 में ज़्यादा जीडीपी होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या अपोजिट, 1999 में जो जीडीपी थी वो 1989 में जो हुआ करती थी उससे भी कम थी, काफ़ी कम थी। ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर जो था वो ख़त्म हो गया, और इसकी जगह कोई नया स्ट्रक्चर ले नहीं सका। मतलब रशिया के साथ जितने कंट्रीज़ का व्यापार वगैरह होता था वो सारा का सारा चीज़ कोलैप्स कर गई। याद है शुरू में मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया था कि रशिया अपने सोशल वेलफेयर सिस्टम के लिए बहुत पॉपुलर था, पेंशन वगैरह देना, एजुकेशन वगैरह वो देना, याद है। तो ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर ये कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। गवर्नमेंट ने सब्सिडी विड्रॉ कर ली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक बड़े तादाद में, बड़े मात्रा में जो लोग थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए। मिडिल क्लासेस जो थी वो सोसाइटी के बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच गई कि आज उनका गुजारा चल रहा है, दे आर लोअर मिडिल क्लास, और पॉवर्टी एक ही बात थी। और एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मैन पावर जो थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई। पढ़ाई लिखाई का, कॉलेजेस का सिस्टम, लोगों के पास पैसा ही नहीं था बेचने के लिए, और वो सब पढ़ाई लिखाई आगे कैरी करने के लिए। इन चक्रों में हुआ क्या, जब भी इस प्रकार की कंट्री में ऐसी कोई कोलैप्स वाली सिचुएशन आती है तो हमेशा गुंडे वगैरह ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। तो रशिया में क्या हुआ भाई, टर्म देखो, माफिया, रशिया के अंदर माफिया इमर्ज होकर आया, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज, और उसने बड़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना स्टार्ट करा। कैसे, अब प्राइवेट लोग होते हुए आपने वाउचर से इंडस्ट्रीज तो खरीद ली, आपको भी तो खाना है, तो माफिया वगैरह वाले ये कहते थे हम तुम्हें पैसा वगैरह दे देंगे, खाना वगैरह का तो तुम्हारा इंतजाम हो जाएगा, ये सारी जितनी इंडस्ट्री तुमने खरीदी हैं, हज़ार एकड़ के खेत और ज़मीन वगैरह, ये सब कुछ हमारे नाम कर दो। प्राइवेटाइजेशन की वजह से नए हाई और लो के फ़र्क आ गए, मतलब न्यू डिस्पैरिटीज़ आ गई रिच और पुअर के बीच में। पोस्ट सोवियत स्टेट्स, मतलब जो पहले यूएसएसआर का पार्ट थी, अब वो सेपरेट कंट्री जो बन गई, स्पेशली रशिया, ये डिवाइड होने लग गए, ठीक है, बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स। अनलाइक द अर्लियर सिस्टम, अब यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी लोगों के बीच में, ठीक है। नए जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कंस्ट्रक्ट करे जाने थे,
दे वर नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड्स ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। बड़ी सारी जो कंट्रीज थी पोस्ट सोवियत, मतलब जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स जो थे, अब जो सेपरेट कंट्री बनकर आ गई हैं, अब उनको नए नए कॉन्स्टिट्यूशंस लिखने थे अपने। इन सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट करे गए बहुत जल्दी जल्दी में करे गए, इंक्लूडिंग रशिया, जहाँ पर प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी इन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन ने। प्रेसिडेंट के पास वाइडेस्ट पॉसिबल पावर थी, जिसकी वजह से इलेक्टेड पार्लियामेंट्स जो थे, जो पार्लियामेंट्स चुनकर आते थे जनता के द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे। सेंट्रल एशिया की अगर हम लोग बात करें, सेंट्रल एशिया के अंदर जो प्रेसिडेंट थे उनके पास बहुत ग्रेट पावर्स थी, और ये बहुत सारे अथॉरिटेरियन भी बनना स्टार्ट हो गए। तो अगेन लोग तो उसी पोजीशन पे आ गए ना कशिश, जहाँ से हमने कहानी स्टार्ट करी थी। इसी चीज़ को तो लेकर रिवोल्ट करा था ना लोगों ने अथॉरिटेरियन और फोकस करके रिपब्लिक्स के अंदर, जब ये यूएसएसआर था। बात तो वहीं आ गई ना घुमा फिरा के। तो फॉर एग्जांपल जो प्रेसिडेंट थे तुर्कमेनिस्तान के, उज्बेकिस्तान के, इन्होंने अपने आप को अपॉइंट कर दिया। देख रहे हो, प्रेसिडेंट ने अपने आप को अपॉइंट कर दिया कि शुरू में वो 10 साल तक रहेंगे प्रेसिडेंट, और बाद में फिर जब वो 10 साल का टेन्योर खत्म हो जाता था कहते थे और 10 साल रहेंगे प्रेसिडेंट। और इन प्रेसिडेंट ने ये बोला, इनकी पार्टीज ने बोला हमारे खिलाफ तुम कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते हो। दे अलाउड नो डिसेंट, नो अपोजिशन। जो जुडिशल कल्चर था और जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस थी, ठीक है, वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई थी इन सारी कंट्रीज़ के अंदर। बड़ी सारी जो इकोनॉमीज़ थी इनमें से, जैसे रशिया, वो रिवाइव करना शुरू करती हैं साल 2000 में। ऑलमोस्ट 10 साल का टाइम लगता है उनको, 10 ईयर्स आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। 1991 में आज़ाद हुई ना, तो 2000 साल 2000 के बाद, मतलब ईयर 2000 के बाद वो रिवाइव करना शुरू करती हैं। इनके रिवाइवल का रीज़न क्या था, ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। हाउ मोस्ट ऑफ द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स स्टार्टेड टू रिवाइव। इनके रिवाइवल का रीज़न ये था, कशिश समझ ध्यान से सुनना। रीजन फॉर द रिवाइवल वॉज, ये बड़ी सारी जो इकोनॉमीज़ थी, इन्होंने पोटेंशियल रियलाइज़ करी कि हमारे पास ना बड़े सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं। तो इन्होंने इसको एक्सपोर्ट करना शुरू करा। कंट्रीज लाइक अजरबैजान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की बात हो रही है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, ये इमर्ज होकर आए वर्ल्ड स्टेज पर एज मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर। अब इनके अलावा जो दूसरी कंट्री थी, उन्होंने कैसे रिवाइव करना शुरू करा साल 2000 के बाद। अदर कंट्रीज हैव गेन्ड बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइन जो इनकी टेरिटरीज को क्रॉस करती थी। अब जैसे आपको ऑयल पाइपलाइन बिछानी है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करना है, मैप देखो एक बारी, ऑयल पाइपलाइन वाली बात को समझने की कोशिश करना, इस मैप को समझो। जैसे हमें बेलारूस से कजाकिस्तान तक ऑयल पहुंचाना है, तो हमने कशिश यहाँ पर क्या करा, एक ऑयल पाइपलाइन बिछा दी, ऐसे करके ऑयल पाइपलाइन बिछा दी। ये ऑयल मिलता है कजाकिस्तान में मान लो, ठीक है, और बेलारूस को चाहिए ऑयल, ठीक है। ये पाइपलाइन है, ये वाली, क्या आपको दिख रही है, ये पाइपलाइन है। तो तेल यहां से लेकर वहां तक जा रहा है। अब जिन जिन कंट्री से बीच से होकर गुजरेगा, किसके बीच से होकर गुजर रहा है, रशिया के बीच से होकर गुजर रहा है ना, आपको दिख रहा है ये पाइपलाइन जो बिछाई गई रशिया को क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है, यहाँ पर ये देख रहे हो। तो रशिया को इसके लिए रेंट मिलेगा, ये चीज़ है, समझ गए। ऐसी अगर ये पाइपलाइन मान लो रोमानिया से, बल्गेरिया से होते हुए, टर्की से होते हुए, जॉर्जिया से होते हुए, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान तक जा रही है, किर्गिस्तान तक, तो जिन जिन कंट्रीज को क्रॉस कर रही है, यहाँ पर जिस कंट्री ने पाइपलाइन बिछाई है कि हमारा प्लीज़ गैस कनेक्शन, ऑयल पाइपलाइन कनेक्शन किर्गिस्तान तक होने दो, रोमानिया से किर्गिस्तान तक यहाँ तक होने दो, तो ये चीज़ बोली किर्गिस्तान ने कि किर्गिस्तान ये बोल रहा है कि रोमानिया से हमारे देश तक ये पाइपलाइन बिछी रहने दो। तो किर्गिस्तान को, रोमानिया को, बल्गेरिया को, टर्की को, जॉर्जिया को, अजरबैजान को, तुर्कमेनिस्तान को, उज्बेकिस्तान को रेंट देना पड़ेगा। ऐसे करके जब रेंट मिलने लगा तो एक परमानेंट इनकम बन गई वो, ठीक है। ऐसे करके इन्होंने रिवाइव करना शुरू करा, ठीक है। यहाँ पर देखो, अदर कंट्रीज हैव गेन्ड बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस दैट क्रॉस देयर टेरिटरीज फॉर विच दे गॉट रेंट, सम स्टार्टेड सम फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रीस्टार्ट। ये 3 रीजन है, और मैन्युफैक्चरिंग की कुछ स्टार्ट हो गई, ठीक है।